बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 13.9 किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ के दो रूल हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। आज हम इन दो लॉज को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम लोग इससे पहले ओहम लॉ पढ़ चुके हैं, सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स वो पढ़ चुके हैं। तो जब वो लॉज हमारे पास हैं तो उसके बावजूद हमें किरचॉफ रूल्स अपनाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम उन सर्किट को देखें तो उसमें हमने ऐसे सर्किट भी सॉल्व किए हैं जहां पर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस इन्वॉल्व थी। तो जब हम उन लॉज की मदद से ऐसे सर्किट्स को सॉल्व कर रहे थे, फिर भी हमें इन लॉज की रूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि ओहम लॉ है या सीरीज़ पैरेलल के जो कम्बिनेशन सर्किट हैं वो कम्प्लेक्स नेटवर्क पर फेल हो जाते हैं। अब कम्प्लेक्स नेटवर्क्स क्या मुराद है? जिसमें एक से ज़्यादा लूप बन जाए, ऐसे लूप्स कि उसमें एक लूप से भी हो सकता है, लेकिन क्या हो कि उसमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ करंट इन्वॉल्व हों। अब तक जो हमने सर्किट पढ़े हैं उनमें आमतौर पर एक सोर्स ऑफ करंट दिया होता था, एक बैटरी दी हुई होती थी। अब अगर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ करंट होंगे तो उनके लिए वो लॉ सफिशिएंट नहीं है। तो उसकी वजह से हमें किरचॉफ्स के रूल्स की तरफ आना पड़ता है। तो किरचॉफ के दो लॉज हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो हम सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब इस लॉ में वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सर्किट है जिस पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है, लेट्स सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, सिमिलरली ये भी एक रेजिस्टेंस और ये भी एक रेजिस्टेंस। अब ये चार रेजिस्टेंस है तो हम नाम दे देते हैं कि ये एक जो इनका कॉमन पॉइंट है ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये रेजिस्टेंस लेट्स सपोज R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई और ये R4 हो गई। अब ये हमने पूरा सर्किट ड्रा नहीं किया, इसके रूल को समझने के लिए हम कहते हैं कि इससे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है जो I1 है, पॉइंट की तरफ आ रहा है। इस ब्रांच में I2 होगा, तो लेट्स सपोज ये भी इसी पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि जो I3 है उसकी डायरेक्शन कुछ ये है और I4 है तो उसकी डायरेक्शन भी ये है। अब किरचॉफ के फर्स्ट रूल में ये है कि किसी भी पॉइंट पर जो करंट आ रहा हो या जा रहा हो उन सब का जो सम है वो ज़ीरो होगा। सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं उन सब का जो सम है वो ज़ीरो होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं तो आम तौर पर कन्वेंशन ये ली जाती है कि जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा होगा हम उसे कन्वेंशनली पॉजिटिव करंट कंसीडर करते हैं, और जो करंट पॉइंट को लीव करके आगे जा रहा होगा उसको हम कन्वेंशनली नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जो I1 है ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, I2 जो है ये भी पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव करंट कंसीडर करते हैं, और जो इससे आगे जा रहा है ये दो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक हमारे पास I1 है, एक I2 है और एक नेगेटिव है I3 क्योंकि उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट है, और सेम I4 भी नेगेटिव है क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द पॉइंट है। तो ये चार करंट है हमारे पास। तो अब अगर हम इसके रूल के मुताबिक इसको लिखें तो इन सब का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी I1 प्लस I2 प्लस ये करंट क्या है -I3 प्लस -I4, तो ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ये इसके फर्स्ट लॉ में स्टेट है
कि द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये देखिए ज़रा, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस, तो ये माइनस बनकर I3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस I4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम एक साइड पर प्लस वाले रखते हैं, दूसरी साइड पे माइनस वाले ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा I3, सेम ये हो जाएगा प्लस I4। अब अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें I1 और I2 ये कौन से पॉइंट है जो चार्ज, ये वो करंट है जो पॉइंट की तरफ आ रहा है, I3 I4 वो जो उससे अवे जा रहा है। तो हम अगर इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो हम इस लॉ को दोबारा स्टेट कर सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, जो एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो उससे दूर जा रहे हैं वो उनके बराबर है। द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, कि जो करंट एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, जो करंट एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल टू, उनका सम इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो अब हम इसको समराइज़ अगर करें तो हमने देखा कि किरचॉफ के लॉ की ज़रूरत हमें कम्प्लेक्स नेटवर्क में पड़ी है। इसके दो रूल हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल में ये है कि द सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमने एक सर्किट ड्रा किया है जिसमें I1 I2 इस पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं और I3 I4 उससे अवे जा रहे हैं। तो उसके रूल के मुताबिक इन चारों का सम इक्वल होना चाहिए था 0 के। इसको हमने रीअरेंज किया, क्यों? क्योंकि कन्वेंशनली जो करंट एक पॉइंट की तरफ आता है उसको प्लस लेते हैं और जो अवे जाता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब इसको रीअरेंज किया तो जो करंट आ रहे थे पॉइंट की तरफ टुवर्ड्स अ पॉइंट वो इक्वल हो गए जो अवे जा रहे थे। तो हमने इसको दोबारा समराइज़ किया, इसकी डेफिनेशन को द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब इसको हम लोग किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोलते हैं और किरचॉफ पॉइंट रूल भी बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड रूल, इसके दूसरे रूल के बारे में। तो अब इसके दूसरे रूल में क्या है कि जब भी हमारे पास कोई क्लोज सर्किट या कोई क्लोज लूप है तो उसमें जो चेंज ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले हमने बात की थी कि जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल था उसमें ये था कि एक पॉइंट पर जितने भी करंट है उनका जो समेशन होगा वो 0 होगा। अब सेकंड रूल है तो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेजेस के हवाले से बात करें। पहले में करंट के हवाले से बात की है, इसमें वोल्टेज चेंज पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से बात करें कि किसी क्लोज सर्किट या लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंज का सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये बात समझने के लिए हम इस सर्किट पर आते हैं। हमने बात की थी कि हम किरचॉफ के रूल उस वक्त अपना रहे हैं जब हमारे पास सर्किट्स कम्प्लेक्स हो गए। कम्प्लेक्स कैसे हुए कि उसमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ करंट आ गए। तो अब हम देख सकते हैं कि E1 एक सोर्स ऑफ करंट है, E2 दूसरा सोर्स ऑफ करंट है। जब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ करंट आए हैं तो उस वक्त हम किरचॉफ रूल्स पर आ रहे हैं।
तो अब ये क्लोज सर्किट है, ये हमारे पास E1 है एक बैटरी, ये इसका प्लस टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये एक रेजिस्टेंस R1, सेम ये E2 प्लस और नेगेटिव टर्मिनल ये R2 है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे। डायरेक्शन हमारे पास दो तरह की होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज वो होती है जो घड़ी की सीमत में होती है, जैसे घड़ी में है ये 12, 12 से आगे 1, 2 फिर 3, तो अगर तो वो इस डायरेक्शन में है तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये है उल्टी सीमत में, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज। दो तरह की डायरेक्शन होगी करंट की, तो ये डिपेंड करता है उसके सोर्सेज पर। अब जैसे यहाँ पर दो सोर्स लगे हुए हैं E1, E2, तो इनमें से जो बड़ा सोर्स होगा उसके प्लस टर्मिनल से आगे फ्लो शुरू हो जाएगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो E1 टर्मिनल है वो बड़ा है। सर्किट को समझने के लिए, रूल अप्लाई करने के लिए, रूल को समझने के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि जो E1 है सोर्स वो ग्रेटर है E2 से। अब डेफिनेटली E1 के प्लस से ये चार्ज फ्लो शुरू हो जाएगा इस साइड पर। अब ये आएगा रेजिस्टेंस, फिर ऐसे होता हुआ घूम के जाएगा इस सीमत में, यानी घड़ी की मुखालिफ सीमत। तो काउंटर क्लॉकवाइज हम इसे कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिपेंड करता है, जो सोर्स बड़ा होगा, हमने कंसीडर किया कि E1 बड़ा है तो ये इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे जब E1 बड़ा होगा। अब ये बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेडी फ्लो से क्या मुराद था। स्टेडी फ्लो से ये मुराद था कि इसमें जो चार्ज है वो एक जैसा मूव कर रहा हो। स्टेडी करंट इज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि वो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस उसमें फ्लो कर रहे हैं, तो वो उसका स्टेडी फ्लो है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज चेंज और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि जो वोल्टेज चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था कि ये प्लस से चार्ज चलता है, माइनस पे आता है, माइनस से फिर जब प्लस से पर पहुंचता है, इसके इंटरनल सेल के अंदर माइनस से प्लस की तरफ भेजने के लिए उस पर जो वर्क होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंज कहलाता है। अब जब ये चार्ज प्लस का चले, ऐसे प्लस से ये चला घूमकर फिर यहाँ पर वापस आया, माइनस पे पहुँचा, माइनस से सेल के अंदर इंटर हुआ, कैसे कि जो चार्ज था वो प्लस का था, माइनस वाली साइड पे आया तो माइनस ने उसको अट्रैक्ट किया, तो वो सेल के इंटरनल माइनस पार्ट पर आ गया। अब माइनस से आगे दूसरी साइड पर है सेल का प्लस, तो हमने चार्ज को प्लस की तरफ भेजना है, तो इसके लिए हम उस पर वर्क करेंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमने EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में डिटेल से बात की है, आप चाहें तो उस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। अब जब भी चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा तो इस पर वर्क होगा, तो इस चार्ज पर वर्क होगा। इट्स मीन कि ये जो चार्ज है वो एनर्जी गेन कर लेगा। तो हम कहेंगे कि उस वक्त ये एनर्जी गेन कर रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी गेन है वो हमारे पास बनेगी E1 डेल Q। ये हम इक्वेशन कैसे आई है, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर ये माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है तो एनर्जी गेन होगी E1 डेल Q। डेल Q के हिसाब से उसकी एनर्जी गेन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम प्लस से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगी, तो वो क्या बन जाएगी E2 डेल Q माइनस का। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस है। अगर हम लोग माइनस से प्लस की तरफ आते हैं तो चूँकि वर्क डन होता है चार्ज पर, तो वो एनर्जी गेन करता है E1 डेल Q, और यहाँ पर प्लस से माइनस पर आ रहे हैं तो जो चार्ज है उसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय चार्ज, तो उसमें एनर्जी लॉस होगी माइनस E2 डेल Q। और जो रेजिस्टेंस है, अब अगर ये करंट फ्लो के रास्ते में आ रही हैं तो इनमें लॉस होगा। अब R1 पे भी लॉस होगा, R2 पे भी लॉस होगा, तो वो क्या होगा, तो ये बन जाएगा I R1 डेल Q I R2 डेल Q। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है
कि उनमें लॉस हुआ है। ये इसका बेसिक है। अब हम इन्हीं रूल्स को इस सर्किट पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हमने बात की थी कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी वोल्टेज चेंज है उनका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा, और हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर की कि जो सोर्स बड़ा होगा उससे करंट का फ्लो चलेगा। जब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ आ रहे होंगे, चार्ज माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि एनर्जी गेन होती है। ये हमने अभी बात की है डिटेल से। तो ये हमारे पास बन जाएगा E1 डेल Q, ये प्लस का होगा। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस आती है। अब ये करंट फ्लो के रास्ते में ही है तो इट्स मीन यहाँ पर लॉस होगा। अब जो लॉस है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस IR1 डेल Q। फिर अब ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है तो जो वर्क है वो उस चार्ज को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी, तो ये बनेगा माइनस E2 डेल Q। और ये R2 भी करंट फ्लो के रास्ते में ही है तो यहाँ पर भी लॉस होगा माइनस IR2 डेल Q। अब रूल के मुताबिक 1, 2, 3 और ये चार पोटेंशियल डिफरेंस बारे बन रहे थे, या यूँ कह ले कि वोल्टेज चेंजेस बन रहे थे। तो अब इनका जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इन सब का हमने सम लिया और इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा E1 डेल Q प्लस माइनस माइनस IR1 डेल Q प्लस माइनस माइनस E2 डेल Q प्लस माइनस माइनस IR2 डेल Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर डेल Q है, डेल Q है, डेल Q है और डेल Q है। तो इन चारों टर्म्स में डेल Q आ रहा है तो हम डेल Q को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डेल Q कॉमन आया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये डेल Q यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, ज़ीरो से डिवाइड होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। तो हम कह सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही हमारे पास किरचॉफ का सेकंड रूल है। इस रूल को समझने के लिए हमने एक कम्प्लेक्स सर्किट कंसीडर किया, कम्प्लेक्स नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स थे। तो हमने करंट की डायरेक्शन वो कंसीडर की जो बड़े से छोटे सोर्स की तरफ हो। तो हमने सपोज कर ली E1 ग्रेटर है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी। माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हुए एनर्जी गेन हुई तो ये प्लस में लिखा। फिर R1 पे लॉस हुई, E2 पे लॉस हुई और R2 पे लॉस हुई। तो इसके सेकंड रूल के मुताबिक इन सब का सम इक्वल होना था ज़ीरो के। अब इसको सिंपलीफाई किया तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। तो हम कह सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम लोग इसको जनरली ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की ही एक शक्ल है। तो अब जब भी ऐसे किसी कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर रहे हो तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक कि जब भी हम लोग नेगेटिव से प्लस साइड पर आ रहे होते हैं तो उस सूरत में एनर्जी गेन हो रही होती है तो उसको हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे। जब उल्टा होगा मतलब प्लस से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा होगा तो एनर्जी लॉस हो रही है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात यह कि जो रेजिस्टेंस करंट फ्लो के रास्ते में आ रही हैं उन पे लॉस होगा, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और जो इसकी अपोजिट होंगी
उनको प्लस में कंसीडर करेंगे, वहाँ पर गेन बनेगा। तो इस तरह ये किरचॉफ सेकंड रूल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स, कि ऐसे सर्किट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जनरल प्रोसीजर क्या बनता है। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड रूल्स पढ़ लिए हैं, तो हम जनरल प्रोसीजर कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रा करनी है। जैसे हमने देखा है जब भी फर्स्ट रूल अप्लाई किया या सेकंड रूल अप्लाई किया है तो उसके लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम होनी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, जो भी प्रॉब्लम दी होगी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। दूसरे नंबर पर हमने उस लूप के अंदर इस तरह एडजस्टमेंट करनी है कि उसमें हर रेजिस्टेंस कम से कम एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाए। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रैंडम सर्किट हम खुद ही कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर आप लोग इस सर्किट को देखें तो इसमें दो लूप बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब अगर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रही हैं, और दूसरे को कंसीडर करेंगे तब भी ये हो जाएंगी, चाहे ये दो दफ़ा आ रही है। लेकिन ऐसा कभी ना हो कि जितने भी लूप बने हो हम उनको तो सिलेक्ट कर लें लेकिन फिर भी कोई कंपोनेंट रह रहा हो, ऐसा कभी ना हो। तो ऐसी चॉइस होनी चाहिए लूप की कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं कम से कम एक दफ़ा वो इन्वॉल्व ज़रूर हो जाएं। पहला रूल ये है कि हमने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। दूसरा रूल ये है कि हमने जो लूप कंसीडर करने हैं वो ऐसे हों कि सर्किट के जितने एलिमेंट्स हैं वो उसमें कंसीडर हो जाएं। अब इसके बाद क्या है कि करंट की डायरेक्शन डिफ़ाइन करनी है। तो डायरेक्शन उसी तरह कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस बैटरी से दूसरी की तरफ फ़्लो शुरू कर देंगे और एज्यूम करनी है। तो जैसी एक में एज्यूम होगी वैसी बाकियों में होगी। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगी, अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब ये डायरेक्शन डिफ़ाइन हो जाए तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर हमने चौथे नंबर पर उनकी इक्वेशंस बना लेनी है सेकंड रूल अप्लाई करते हुए, और उसके बाद जो भी अननोन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल मेथड से। तो ये 5 जनरल रूल्स हैं कोई भी सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कि सबसे पहले हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनानी है। दूसरे नंबर पर हमने लूप इस तरह बना लेने हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सर्किट के अंदर वो सभी इन्वॉल्व हो जाएं। तीसरे नंबर पर हमने करंट की डायरेक्शन डिफ़ाइन करनी है, और जितने भी लूप बन रहे होंगे सब में एक जैसी डायरेक्शन होगी। चौथे नंबर पर हमने उन सब के लिए इक्वेशन लिखनी है, और पाँचवें नंबर पर हम जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसके लिए हम उसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह किरचॉफ रूल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और उसके इक्वेशन सॉल्व करने का जनरल प्रोसीजर ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी कोई इशू है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।